हुई असुविधा के लिए खेद है। थैंक यू सौरभ। प्रिय विद्यार्थी, जल्द ही क्लास आपकी शुरू होगी। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। सब पढ़ के ही मानोगे क्या आज? हैं? ऐसे देख रहे जैसे लगता है कि शिकार आ गया। ठीक है ना? यही है वो शिकार। पिछले क्लास में पाषाण काल में शिकार की बात हो रही थी, है ना? कैसे लोग शिकार को जो है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं भी थोड़ा सा वो कैलकुलेट कर रहा था कि जो तीसरी क्लास है हमारी वो आपके वाले बैच में है, फिर वो इवनिंग में टाइम मुझे थोड़ा शो कर गया था। वो एक दो बार हमने चेक भी किया था कि गलतियां हो जाती है मुझसे भी, अक्सर मुझसे ही होती है गलती। सौरभ भी इसके विटनेस है, मतलब कि टाइम एक बार देख लेता हूँ तो ठीक है भाई, इस समय क्लास है, तो फिर वो माइंड मेकअप वैसे किए रहता हूँ। तो फिर उसके बाद जब बॉस का कॉल आया हमारे पास है, तो कॉल सुबह सुबह क्यों आ रहा है भाई, तो लगता है दौड़ा के ही मानेंगे मुझे। एक आधा कॉल आता तो ठीक रहता, बस दो तीन कॉल आने का मतलब दौड़ना है अब आपको, ठीक है, कुछ बात हो गई है। और फिर वैसा ही हुआ, मतलब दौड़ते भागते हुए, मतलब बस सूचना मिली और मैं आ गया हूँ। ठीक है ना? चाय आ जाए एक बार मेरे पास, फिर हम बात करते हैं आपसे। हाँ, कम से कम चाय तो पी लूँ, बोलना है मुझे भी, है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता पे बात कर रहे थे। एक बार हम लोग रिपीट कर ले। पाषाण काल पे भी बात हुई है आपसे, है ना? याद है ना सभी को? एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग 10 टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, वन पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जो बात कर रहे थे, है ना, कि 10 टॉपिक में जो सोर्सेज यूज करते हैं वो पुरातत्व और साहित्य वाले सोर्सेज होते हैं हमारे। पहला जो 3 टॉपिक है हमारा वो पुरातत्व पर बेस है, आधारित है। ठीक है? आर्कियोलॉजी क्या होता है उस पर भी बात हो गई आपसे, करेक्ट? जो भौतिक वस्तु में मिलती हैं हम, है ना, उसका जो अध्ययन करते हैं और फिर उसके उस काल के बारे में जो चित्र बनाते हैं उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, है ना? ठीक है। और पहला टॉपिक पाषाण काल हमने 3 भागों में से डिवाइड किया था। हमने क्या, इतिहासकारों ने डिवाइड किया, हमने वही बताया आपको। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तीनों में 3 बातें कॉमन थी। तीनों का भौगोलिक वितरण हमें जानना था, कहां कहां से उसकी जानकारी मिल रही है। ठीक है, क्लियर है ना? और तीनों के उपकरण के बारे में हमें जानने थे, क्लियर? भी कौन कौन से टूल कैसे कैसे यूज हुए और जो चेंजेस आते गए हैं टूल में। और तीसरा, तीनों ही काल में हमें जीवन यापन के बारे में भी जानकारी रखनी थी कि कैसे जीवन यापन बदलता चला गया। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता पे आ ही गए थे, बात कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी सबसे पहले हमने एक सामान्य परिचय लिया था हड़प्पा के बारे में। एक बेसिक जानकारी आपको दे दी थी कि देखो, देश के अलग अलग हिस्सों में नवपाषाण काल चल रहा है, अलग तरह की अवस्था है, बट एक हिस्सा ऐसा है, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें, हम जो पाकिस्तान का इलाका है और कुछ अफगानिस्तान के इलाकों में और मैक्सिमम भारत के इलाकों की बात करें हम, वहां हम क्या देख रहे हैं हम, ठीक है? ये कुछ क्लास मिक्स है क्या, है ना? है ना? कुछ कुछ ऐसे सुर लग रहे हैं जिनको मैं किसी दूसरे बैच में देखता हूँ मैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ना वो रिदम सा जो होता है ना, मतलब मेरा एक रिदम सा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो मतलब अपने ही स्टूडेंट है सारे, है ना? बट वो लग रहा है मुझे कुछ रिदम सा, चेंज सा थोड़ा सा मुझे, है ना? तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है ना? तो बात समझ में आ रही सभी को क्या? तो हम बात कर रहे थे आपसे कि एक बैकग्राउंड वगैरह हड़प्पा का बताया था मैंने आपको, और फिर उसके बाद सामान्य जानकारी में जैसे हड़प्पा का नाम क्यों रखा गया हड़प्पा, है ना? यस ना? ये जानकारी हम लोगों ने ली। थोड़ा बहुत कालक्रम के बारे में समझा, बहुत सामान्य, बहुत टेक्निकल होता है ये सब चीजें, मतलब बदलती रहती हैं। हमें तो बस ठीक है, ये मोटे तौर पे हड़प्पा का फेज है, उससे पहले एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और उसके बाद भी एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, इस तरह से उसे हम देखते हैं, है ना? और इसके साथ साथ हम लोगों ने जैसे जब हमने बात की तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की थी आपसे, भौगोलिक विस्तार के बारे में। याद है सभी को? भौगोलिक विस्तार के बारे में अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं? अफगानिस्तान में 3 क्षेत्रों का नाम लिया था, सोर्तगोई, मुंडीगक और बदखशा।
ठीक है, 3 नाम लिया था हमने। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो के अलावा भी कुछ नाम लिए थे हमने। कौन कौन से नाम थे? चानुद्रो, अमरी, कोटदीजी। क्लियर? ठीक है। आपको याद होगा जो पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका है वहां पे भी 2-3 नाम लिए थे हमने, सुतका जंडोर, सुतका कोह, बालाकोट। ठीक है, सुतका जंडोर, सुतका कोह और बालाकोट। सुतका जंडोर जो सबसे एकदम वेस्ट में था, ठीक है, देखा जाए तो उसको मैप पे आप देखेंगे तो एक्सट्रीम वेस्ट वाला इलाका हो गया वो, है ना। और सीमावर्ती इलाका तो था ही, तटवर्ती इलाका वो। भारत में भी पंजाब में हम लोगों ने बात की थी साइट्स के बारे में, है ना। याद है ना, रोपड़ की बात की थी भारतीय पंजाब में। राजस्थान में कौन सा साइट्स हमने लिया था? कालीबंगा हमने लिया था, ठीक है। हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी और बनावली। गुजरात के अंदर, मतलब याद है ना सभी को ना? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पे क्वेश्चन भी रहते हैं, पहले भी हैं, पुराने भी क्वेश्चन जीएस में पूछे गए हैं, इस पे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैप सा बना के आपको दे दे, उस पर 4 लोकेशन दे दे और बोलेगा ठीक है इसको देखिए तो कौन सा सही लोकेशन चिन्हित करिए आप। हड़प्पा को ना भारत सरकार बहुत ज्यादा महत्व देती है, उसमें बहुत सारा पाकिस्तान का इलाका भी है ना, ठीक है। तो हम उसे अपने एग्जाम में पूछते हैं कि भाई हमारा ये धरोहर रहा है, ठीक है, बहुत सारा पाकिस्तान का एरिया भी तो हम मैप सहित पूछ लेते हैं, बताओ कौन सा इसमें हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता हमारी कहते हैं उसमें हम, ठीक है, तो उसमें हम पाकिस्तान को भी ले लेते हैं, भाई तुम भी हमारे अपने हो, हम तो पराया किसी को मानते ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे ओरिजिन कैसे हुआ उसकी एक छोटी सी समझ मैंने आपको दी। दुनिया में कहीं भी ओरिजिन हुआ है तो ऐसे ही हुआ है, क्लियर। ओरिजिन के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के बारे में एक छोटा सा ओपिनियन आपको दिया, कोई ना कोई केंद्रीकृत सत्ता रही होगी, क्लियर ना, कोई ना कोई केंद्रीकृत सत्ता रही होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमी पे बात की थी, हड़प्पन इकोनॉमी पे, याद है सभी को? इकोनॉमी में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए थे। एक तो साथ साथ हम ये भी पढ़ रहे हैं कि किसी भी जब हम खंड को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिया राजनीति पढ़नी है तो राजनीति में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है, चित्रकला पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या, ध्यान क्या रखना होता है हमें, वो जो स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको, सिस्टम, वो कभी मिस नहीं करना, आपको कभी भूलना नहीं है ना, ठीक है। जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं कभी भी मिस नहीं करना, आपको भूलना है ना। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे मॉडर्न इंडिया पे हम कुछ बात करें तो आपको थोड़ा दिमाग पे बल देना पड़ेगा, वैसे ही महीने 2 महीने के बाद ये भी स्थिति हो जाएगी हड़प्पा पे भी, अभी तो तरोताजा है, ठीक है। तो सिस्टम बहुत हेल्प करता है, रिवीजन और सिस्टम। जैसे कभी आ जाए ना इकोनॉमी, अच्छा ठीक है, इकोनॉमी में ये 5-7 बातें लिखनी होती हैं, ये तो वैसे भी इकोनॉमी में पढ़नी है, इकोनॉमी वाली क्लास में भी, फिर हम उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं, कॉपी के अंदर ही रिवीजन करते रहना आपको। इकोनॉमी के बाद सोसाइटी पे हम लोग बात कर रहे थे, क्या शुरू कर दिए थे बात? दिखाओ कॉपी जरा, इसमें कितना लिखे हुए हो तुम, मॉडर्न भी इसी में, सब इसी में, इसको संभाल के रखना लॉकर वगैरह में, ठीक है ना। सोसाइटी पे शुरुआत हो गई थी हमारी, है ना, अनुमान लगा सकते हैं, करेक्ट, संकेत मिलते हैं भेदभाव। सोसाइटी के बारे में एक आइडिया थोड़ा मैं आपको देता हूं। सोसाइटी में अलग अलग वर्गों के बारे में या वर्ण के बारे में, क्योंकि वैदिक काल से हम वर्ण जाति की बात शुरू कर देंगे हम, है ना, अभी जो अगला टॉपिक आएगा हमारा। यहां तो हमने स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं तो हम दावे से कह ही नहीं सकते हम कि क्या है, बट साक्ष्यों को देख करके ऐसा लगता है कि अलग अलग वर्ग हैं समाज में, साक्ष्यों को देख करके ऐसा लगता है कि अलग अलग वर्ग हैं समाज में, ठीक है। और उन वर्गों के बीच भेदभाव के भी हमें संकेत मिलते हैं। सोसाइटी में मैंने और क्या बताया था आपको ध्यान रखने के लिए, जैसे हमने कहा महिलाओं की दशा, खान पान, आवासीय संरचना, भाषा, लिपि, शिक्षा, ये सब कुछ काम या महत्वपूर्ण बातें होती है जो हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जरा इसको एक बार हम लेते हैं, फिर से हम आगे, उससे आगे लीजिए आप, जरा लिखना शुरू करिए आप जहां हैं। देखिए,
साक्ष्यों से महिलाओं की दशा के संदर्भ में भी साक्ष्यों से महिलाओं की दशा के संदर्भ में भी कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे बड़ी संख्या में मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। बड़ी संख्या में मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। संभवतः समाज में किसी न किसी रूप में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करता है। समाज में किसी न किसी रूप में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करता है। महिलाओं के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, महत्व को रेखांकित करता है। मतलब मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं ना, उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियां बहुत अधिक मिली हैं, बहुत ज्यादा। तो किसी न किसी रूप में महत्व रहा होगा। हमने शुरू में ही कह दिया आपको कि देखो, एक तो एक्सकेवेशन की भी अपनी सीमा है, उत्खनन की भी अपनी सीमा है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हड़प्पाई लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम दावे से तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बट मिल रही है तो शायद किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंस रहा होगा। धार्मिक महत्व हो सकता है या आम जनजीवन में महत्व हो सकता है। इसी में लिखें आप, साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित आभूषण के भी साक्ष्य मिलते हैं। महिलाओं से संबंधित आभूषण के भी साक्ष्य मिलते हैं। यह सौंदर्य के प्रति उनके लगाव को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, जैसे हमने शायद जिक्र के दौरान ये कभी किया होगा पिछले क्लास में भी, कि आज जिस तरह के आभूषण प्रयोग में लाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, लगभग सारे उस तरह के आभूषण आपको दिख जाएंगे, जो ये बताता है कि भाई एक गहरा लगाव रहा होगा, जो शहरों से हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हाथ से लेके, गले से लेके, सिर पे, कान पे, तमाम तरह के आभूषण के हमें, पत्थरों के, धातुओं के, मतलब यदि मिट्टी की भी वैसे आभूषण की आकृति मिल रही है, कहीं सुरक्षित रह गई है, मान लो नष्ट नहीं हुआ किसी कारण से, तो गरीबों का भी तो भाई शौक होता ही है ना, जो सक्षम नहीं होते वो भी तो, उनकी भी एक इच्छा होती है। तो ये दो बातें कही जाती हैं। ठीक है, एक किसी न किसी रूप में महत्व रहा होगा, और दूसरा आभूषण के प्रति लगाओ। अगला पॉइंट लिखें, देखिए, साक्ष्यों से शाकाहार एवं मांसाहार दोनों के प्रचलन के संकेत, शाकाहार एवं मांसाहार दोनों के प्रचलन के संकेत। ठीक है, साक्ष्यों से शाकाहार एवं मांसाहार दोनों के प्रचलन के संकेत। इतने सारे अनाज के बारे में मैंने आपको बताया, फिर हड्डियों के बारे में बता रहे हैं आपको, ये सब बताता है कि दोनों चीजें प्रचलित रही होंगी। अगला पॉइंट लिखें, शहरों से नियोजित
शहरों से नियोजित एवं उन्नत आवासीय संरचना। नियोजित एवं उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, अभी हम लोग टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, हम देखेंगे हम जिसके लिए हड़प्पा को सबसे ज्यादा जाना जाता है उसकी टाउन प्लानिंग के कारण। ठीक है, तो जैसे सोसाइटी में क्या, जब हम बात करते तो आवासीय संरचना के बारे में, क्योंकि जब हम पूरा का पूरा आवासीय संरचना पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। उस जानकारी को भी आप जरूरत के हिसाब से यहाँ यूज कर सकते हो। अभी बस एक लाइन में हमने रख दिया कि ठीक है ये चीज भी था वहां। आगे लिखें आप, लिखें कि जैसे लिखें आप, मनोरंजन के साधनों में नृत्य, तथा वाद्य यंत्रों में ढोलक, वीणा, इत्यादि के प्रचलन के अनुमान लगाए जाते हैं। प्रचलन के अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके अब एविडेंस मिल रहे हैं हमें नृत्य के। जैसे एक नृत्य रत्न मूर्ति ही मिली है, तो वैसे भी आप देखोगे पाषाण काल में भी हमने बताया था आपको, जो चित्र आपको दिए गए हैं उसमें भी डांस के, ठीक है, हमें एविडेंस मिल रहे हैं चित्रों में भी, है ना। जैसे एक अनुमान ये व्यक्त किया गया है कि भाई समूह में लोग डांस कर रहे हैं, तो कोई खुशी का अवसर रहा होगा या फिर अच्छा शिकार हाथ लग गया हो, ऐसे का अनुमान व्यक्त करते हैं कि हिस्टोरियन है, कहते हैं कि भाई उस दौर में तो भोजन ठीक से उपलब्ध हो जाए तो सबसे बड़ा खुशी का वो मतलब जो दौर है वो। ठीक है, तो इसका भी एक अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे लिखें आप, लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहां नोट करके लिखें आप, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ना, कि एक तो भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। अच्छा, आप आज ज्वाइन किए, ओके। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है। उसमें जैसे तस्वीर बनी हुई है, आकृति वगैरह बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जैसे इस तरह की आकृति बनी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, या कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसे करके आप एनसीईआरटी वाली जो किताबें जो नई वाली चलती है उसमें पूरी लिपि का एक वो दिया हुआ है, मतलब 12-14 ऐसे करके। ठीक है ना। नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं, कहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, एक अगला पॉइंट लिखें आप, इसे दाएं से बाएं तरफ, राइट टू लेफ्ट, हाँ इसी में लिखेंगे नोट में ही। ठीक है, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती होगी। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, है ना, लिखी जाती होगी। और अभी जो हमारे भाई ने कहा वो लिख लें आप, वुस्ट्रोफेडन, इसे वुस्ट्रोफेडन कहा गया है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, है ना।
वुस्ट्रोफेडन कहा गया है। ठीक है, इसे वुस्ट्रोफेडन कहा गया है। ठीक है, एक और लिख लें आप, धौलावीरा से एक लंबी सूचना पट का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से एक लंबी सूचना पट का साक्ष्य। ठीक है, मतलब पत्थरों पे लिखा हुआ है, जैसे साइन बोर्ड उसे भी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे कि साइन बोर्ड या सूचना पट का एविडेंस कहां से मिला है। नॉर्मली ये जो लिपि, ये जो अक्षर है, आपको कहां मिलेंगे? जैसे बर्तनों पे, मोहरों पे, मतलब बहुत कम आकृति, 5, 7, 8, 10 ऐसे अक्षर मिलेंगे। बट जो धौलावीरा से एक मिला वो बहुत लंबी है, वो मीटर्स में है वो, तो वो थोड़ा यूनिक माना गया उसको, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। तो लिपि का ज्ञान है उन्हें, बट अब तक उसे हम, इसके कारण भी बहुत सारी जानकारी में समस्या आती है। और हमने बताया था एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि समकालीन सभ्यताओं की लिपि पढ़ी जा चुकी है, बट हड़प्पा की लिपि नहीं पढ़ी गई। कोशिश बहुत हुई है इसमें। पुर्तगालियों को, मतलब पुर्तगाली जब आए थे तब से शुरू हुई है, मतलब जब इंडिया में है ना, और लगातार कोई ना कोई इसमें एफर्ट लगा ही रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत एफर्ट लगाया, कुछ आईएएस ऑफिसर भी इस पे एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से। ठीक है, कुछ एक नाम बहुत फेमस हुआ था, मतलब कि हाँ, बट कोई भी दावे से भी कह नहीं पाए कि क्या होगा, मतलब। ठीक है, तो बहुत चुनौती वाला काम होता है कि आप उसको डिसिफर करने जा रहे हैं, आप लोगों की सोच को भी क्या कहते होंगे, है ना। तो ये नोट वाला पॉइंट यहां पे खत्म हो गया लिपि से संबंधित। आगे लिखें आप, लिखें, प्रमाणों से शिक्षा पद्धति के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं। जैसे नियोजित शहर, मकान, माप तौल एवं बाट की संरचनाएं, माप तौल एवं बाट की संरचनाएं, कौमा, एक जैसे पक्की ईंटों के आकार, एक जैसे पक्की ईंटों के आकार, जैसे पक्की ईंटों के आकार इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा, देखें, इत्यादि वैज्ञानिक शिक्षा, कौमा, देखें, सिविल इंजीनियरिंग, गणितीय ज्ञान, के प्रचलन की ओर इशारा करते हैं। प्रचलन की ओर इशारा करते हैं। इसी में लिखें आप, विभिन्न धातुओं का ज्ञान एवं मिश्रण, विभिन्न धातुओं का ज्ञान एवं मिश्रण ठीक है, विभिन्न धातुओं का ज्ञान एवं मिश्रण मूर्ति निर्माण में शरीर क्रिया विज्ञान की समझ, मूर्ति निर्माण में
शरीर क्रिया विज्ञान की समझ, शरीर क्रिया विज्ञान जैसे चेहरे का आकार है, हाथ और जो अनुपात होता है उन सब की समझ इत्यादि भी वैज्ञानिक समझ को अभिव्यक्त करता है। वैज्ञानिक समझ को अभिव्यक्त करता है। वैज्ञानिक समझ को अभिव्यक्त करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कांसा बनाया जा रहा है तांबे और ठीक है टीन के मिश्रण से कांसा बनाया जा रहा है ना। धातुओं को पिघलाया जा रहा है या मूर्तियां बनाई जा रही हैं शरीर के। तो शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में समझ हो सकती है, शरीर के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, या फिर जो धातुओं का अलग अलग ज्ञान है उसकी समझ। ये सब एक वैज्ञानिक समझ के बारे में बता रहा है। बट उसकी पढ़ाई कैसे होती होगी पता नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाता होगा। जैसे आज भी क्या देखोगे आप, बहुत जगह पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स वगैरह के बारे में। मान लो कोई छोटा मोटा आप देखोगे, जैसे आप देखोगे बिजली मैकेनिक ही होते हैं जो घर में आते हैं चीजों को ठीक करते हैं, उसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, लोग करते हैं। बहुत लोगों को देखोगे आप जो दुकान पे काम करते करते ही वो सीख जाता है। और अक्सर देखा गया कि जो सीखता है दुकान पे काम करते थे 10-12 वर्षों में, वो पढ़ने वाले से कम होशियार नहीं होता, ज्यादा ही होशियार होता है कई मामलों में, कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो। गैरेज में भी देखोगे उसकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। आप बाइक जहाँ पे सर्विसिंग वगैरह होती है, आप देखो कार वगैरह होती है। बट बहुत लोग देखोगे छोटी उम्र में कोई बच्चे वहां आ जाते हैं और देखते देखते वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो हर गाड़ियों की उन्हें समझ हो जाती है। कभी ऑब्जर्व करोगे तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की ये बहुत पुरानी परंपरा है। इसे हम अपने घर में भी देख सकते हैं, किसी कारोबार से जुड़े हुए तो हम एक तो माना जाता है इस तरह से भी चीजें चलती होंगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। बट इतने बड़े लेवल पे प्लानिंग, पूरे शहर की प्लानिंग की जा रही है वर्ग किलोमीटर में, तो निश्चित तौर पे कुछ सिस्टमैटिक सिस्टम भी रहा होगा। क्या रहा होगा, कुछ ऐसे अभी संकेत एविडेंस वगैरह नहीं मिलते हैं जो हम दावे से कह पाए। किसी न किसी रूप में ज्ञान वगैरह तो दिया ही जाता होगा, ठीक है। तो लिपि, भाषा, शिक्षा, ठीक है, इन सब के बारे में भी सोसाइटी में हम लेते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे लिखें आप। लिखें, साक्ष्यों से कई प्रकार की विविधता के संकेत मिलते हैं। जैसे प्रजातीय, कौमा, धार्मिक विश्वासों के प्रचलन, कौमा अंतिम संस्कार इत्यादि। जैसे हड़प्पा के अलग अलग शहरों से जो कंकाल मिला है, ठीक है, उसका जो अध्ययन हुआ है, तो जो अलग अलग रेशियल ग्रुप होते हैं ना, जो अलग अलग प्रजातीय समूह होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय हैं, मंगोलियाड हैं, कॉकेकस हैं, तो अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति के बारे में मिलते हैं प्रमाण। तो भाई अलग अलग समूह के लोग रह रहे थे, मतलब जैसे आज भी हम लोग रहते हैं। मतलब अंतिम संस्कार में विविधता है, ये भी थोड़ा बताऊंगा मैं आपको अलग से भी। अंतिम संस्कार में विविधता अलग से बता रहा हूं, नोट करके मैं आपको भी। जो धार्मिक प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कहीं पे हमें देखोगे अग्नि पूजा वगैरह के भी साक्ष्य मिलेंगे, यज्ञ वेदी वगैरह के प्रमाण मिलेंगे, कम ही शहरों पे मिलेंगे, लोथल है, कालीबंगा वगैरह। ये भी धर्म के साथ मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये सब बताते हैं कि विविधता है, ठीक है, विविधता है समाज में। देखो, इन विविधता के बावजूद
इन विविधता के बावजूद घातक हथियारों के अपवाद स्वरूप ही साक्ष्य मिलते हैं। अपवाद स्वरूप ही साक्ष्य मिलते हैं और असुरक्षा या टकराव, परस्पर टकराव के संकेत भी नगण्य हैं। नगण्य हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ मिलते हैं, ठीक है, कुछ कंकाल हैं, कुछ भगदड़ वगैरह के चिन्ह मिलते हैं, नगण्य हैं। इसी में लिखें ऐसा अनुमान है कि हजारों साल से भारत में विविधता में एकता, प्रेम एवं सहिष्णुता, विविधता में एकता, प्रेम एवं सहिष्णुता की धारा जो प्रवाहित हो रही है, उसके जड़ों को हम हड़प्पा में भी देख सकते हैं। उसके जड़ों को हम हड़प्पा में भी देख सकते हैं। ठीक, हड़प्पा में भी देख सकते हैं। ये बहुत, जो लास्ट पैराग्राफ हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सच्चाई है, इतने बड़े देश में आपको एक रूपता किसी रूप में आज भी नहीं मिलनी है। और आज की विविधता ऐसा नहीं कि आज की देन है, ये हजारों साल से हमारे समाज में प्रवाहित, समय समय पे कुछ ना कुछ विविधता इसमें ऐड ही होती चली जाती है। तो हड़प्पा के बारे में भी ऐसा अनुमान है कि इतनी विविधता के बावजूद भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते, तो लोग प्रेम से रहते होंगे, सौहार्द सहिष्णुता का वातावरण रहा होगा, शांति प्रिय लोग रहे होंगे। और हम कहते हैं ना हमेशा कि विविधता में एकता भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान है। मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में आप सभी को याद होगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई यूरोप में राष्ट्र का मतलब एक भाषा है मोटे तौर पे, बट हमारे यहाँ एक भाषा तो फिर तो बहुत सारे राष्ट्र हो जाएंगे फिर तो, ऐसे तो ठीक है। संविधान ने भी 22 भाषाओं को चिन्हित कर रखा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, ऐसा है नहीं। अपनी खास बात है विविधता में एकता, डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक अद्भुत, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी। इस पे हम अलग से पढ़ते चलिए भी आप, ऐसे मैं आपको दर्जनों मतलब कई दर्जन एग्जाम्पल दूंगा मैं भी, ठीक है, क्यों ये बात कही जाती है ना, अलग से पूरा एक बताऊंगा इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है वो समझने के लिए। तो ये एक खास बात मानी जाती है हड़प्पा की, ठीक है, कि विविधता में एकता, प्रेम, सहिष्णुता जैसे तत्व आप हड़प्पा या पता नहीं कब से प्रचलित हैं भारतीय समाज में। जैसे कभी मेंस में क्या हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई हड़प्पाई समाज के बारे में संक्षेप में बताएं, या भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई समाज की चर्चा करें। जो भौतिक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ऑलरेडी हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ही पढ़ रहे हैं, फिर भी वो एग्जामिनर अलग से लिख देता है। तो समझ नहीं होने पे क्या होता है, हमने कई बार स्टूडेंट्स को देखा, वो घबरा जाते हैं कि भौतिक साक्ष्य कहां से आ गया ये, है ना। हमने जो कुछ भी पढ़ा वो भौतिक साक्ष्य के आधार पर ही पढ़ा, जो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। और सोसाइटी में हमें राइटिंग कैसे करनी है, तो जैसे हमने बताया अलग अलग वर्ग हैं, महिलाएं, खान पान, एक स्ट्रक्चर से आपका बना रहे हैं आपको, जब कभी सोसाइटी आपको लिखनी हो मेंस में तो कैसे लिखेंगे आप। इसी में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो सब इंक्लूड भी करता जा रहा हूं मैं। महत्वपूर्ण रूल क्लियर है ना, इंफॉर्मेशन का कोई अंत, हड़प्पा में ही कोई अंत नहीं है। आर्य शर्मा वाली किताब, छठी वाली किताब,
और 11वीं 12वीं में एंशिएंट हिस्ट्री पे किताब है, शायद 12वीं में किताब है ना। तीनों को मिला करके भी कमांड करने में कई महीने लग जाएंगे, इतने इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जैसे एक बात हमने ये कही, दूसरी बात हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं। पिछले 10, 20, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। हर एक साल हर खंड में, चाहे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, बनने योग्य सवाल होते हैं, नहीं बनने योग्य होते हैं। बनने योग्य में भी दो कैटेगरी होती है, एक बहुत आराम से बन जाएंगे 1-2 प्रश्न। जैसे हमने कहा अभी लास्ट जो पीटी हुआ था, पूछा था एक विकसित जल प्रबंधन के साक्ष्य के बारे में कहाँ मिलता है। सामान्य सा हड़प्पा के बारे में भी कोई जानकारी रखता होगा बता देगा, धौलावीरा में मिलता है वो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन 1, कथन 2, कथन 3। तो सामान्य जानकारी से बात नहीं बनती है। ठीक है, ऐसा भी आता है कभी कभी। पिछली बार जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, मतलब बहुत अच्छी तैयारी किसी स्टूडेंट की है तो वो 3 बना पाएगा। ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। आप स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं भी। एग्जाम ऐसे ही होता है ना, आपके लेवल पे होता है ना एग्जाम। जैसे मैं कहीं कहीं से कुछ भी जानता रहता हूं, हर बात का संभव नहीं है ना। आप केवल इतिहास का तो एग्जाम देना नहीं है आपको, न केवल राजनीति विज्ञान का देना है आपको। ठीक है, तो हर एक साल ऐसा होता है। ओवरऑल यदि 15 क्वेश्चन हैं तो आप 8-9 बना ले जाते हो। 20 क्वेश्चन हैं तो 10-12 आप स्कोर कर ले जाते हो निगेटिव करके, तो एकदम से क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका वो। थोड़ा आराम से बैठोगे तो एक आधा क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे, बट एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आप महसूस करोगे, आप धीरे धीरे जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज दोगे ना आप, तो वो एक डिसीजन लेना होता है उस समय कि क्या करें हम। ठीक है, उसमें मतलब संभावना रहती है कुछ एक आधा गलतियां अधिक हो जाए, दुविधा में होती है, द्वंद्व में हो जाता है गलती, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कितना, ये इंपॉर्टेंट फिर वही है कि हम पूरे स्ट्रक्चर को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, और हर खंड की महत्वपूर्ण बातों को हम अपनी पकड़ में ले लें। सेकेंड राउंड मैंने क्या बताया था आपको मॉडर्न इंडिया में, उसके बाद जैसे आप फिजन आईएएस के यदि 500 क्वेश्चन आप बना लेते हैं मॉडर्न इंडिया पे, तो आप इट्स ओके। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सवाल 10-15 वर्षों के, और विजन आईएएस के क्वेश्चन बताया था ना मॉडर्न इंडिया में आप सभी को हमने, उतना कर लो आप क्लास नोट्स के बाद, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे इसमें गलती नहीं करनी है। हम प्रतियोगिता मन में बहुत बना लेते हैं, बट बहुत ये समझने में बहुत टाइम लगता है लोगों को। अभी तो जैसे 3.5-4 साल तो मान लो अपने हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। विजन जब से शुरू हुई, पहला बैच सबसे क्लास ले ही रहा हूँ मैं, यहाँ पे हूँ यहीं पे मैं तो, है ना। उसके पहले भी हमने क्लासेस ली हैं, यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स को मन में रहता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। जैसे मॉडर्न इंडिया में मैं आपको गाइड करता था, ठीक है मान लो आपने अपना स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, तो भी मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो नहीं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ। 4 साल पहले भी हमने विजन में पढ़ाया है, वो भी हमारे रिकॉर्ड पे है, तब भी हमने यही बात कही है कि जो नहीं बनते हैं तो क्या वो स्पेक्ट्रम पढ़ के बन जा रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी का गोल स्पेक्ट्रम नहीं होता है ना, यूपीएससी का गोल होता है अच्छी किताबों से, चाहे वो सरकारी किताबों को थोड़ी प्राथमिकता पर रखते हैं, या वो किताबें जो आसानी से हिंदुस्तान में उपलब्ध हो सभी जगह। क्वेश्चन हमेशा किताबों से बनाए जाएंगे, आंसर भी किताबों को ही वहां माना जाता है। उसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली किताब है, थोड़ा वो कॉम्पैक्ट लिखी गई ना, पूरे सिलेबस को कवर करती है। जैसे हमने कहा ना आर एस शर्मा, तो पहले ये एनसीईआरटी होती थी हम लोगों के समय जब हम पढ़ते थे, तो ये एनसीईआरटी वाली किताब रही है, विपिन चंद्रा की किताब है ना। अभी क्या आपको कई खंडों में पढ़ना पड़ता है, वही मॉडर्न एंशिएंट अब थोड़ा सरल बनाया गया पहले की तुलना में। लेकिन आज की किताबें भी बहुत अच्छी किताबें हैं, बच्चों के हिसाब से लिखी भी जा रही है, उसको समझ भी अच्छी बनती है उसमें। मतलब पहली वाली किताब सोचो आप आर एस शर्मा वाली किताब पढ़ने के लिए दे दो तो क्या बीतती होगी स्टूडेंट के ऊपर। अब कम से कम चित्र वगैरह अच्छे बने हुए हैं, क्वेश्चनर वगैरह होते हैं, बताया जाता है आपने ये पढ़ा, आपने ये सीखा, आप कुछ अभ्यास कर लो। ठीक है, तो कभी भी यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा हाथ पैर इस तरह से मत चलाइएगा। मुझे बताने में कुछ थोड़ी जाता है कि आप ये किताब पढ़ लो, आपने तो कह दूंगा।
कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो यही होता है कि हम नियंत्रित नहीं रह पाते हैं। भाई आपको अभी टॉपिक की समझ नहीं है ना, हमें तो इतनी समझ है कि हम क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं आपको। पिछले 3-4 वर्षों में, मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, बट बहुत अच्छा रेशियो है अपने स्टूडेंट का मेंस देने का, जितने भी दे रहे हैं हम, बहुत अच्छा रेशियो है। और धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले साल 2 साल में अब प्रेजेंस ना मुखर्जी नगर में भी लोगों को महसूस होने लगा है कि यदि हम क्वालिटी टीचिंग नहीं करेंगे, और ठीक है, तो बहुत लोगों में अब वो उसका इम्पैक्ट दिखेगा, आपको बदलाव दिखेगा बहुत सारी संस्थाओं में, क्योंकि साल 2 साल में गेम चेंज होने वाला है। ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, हम जान रहे हैं ना इस बात को हम। तो बहुतों में ये बदलाव भी दिखेगा कि हाँ, तो अच्छी बात होती है, स्वस्थ बात होती है। जैसे कुछ का कुछ पढ़ाना नहीं है ना, मतलब हम लोग नेट जेआरएफ के लिए भी कभी इतिहास पढ़ाते रहे हैं, ऑप्शनल के लिए भी ठीक ठीक पढ़ाया है, जीएस के लिए भी करा रहे हैं उसको हम। तो ये ध्यान रखना कि कितने तथ्यों के इर्द गिर्द अपनी बातों को रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी मन में मत लाइएगा आपके, बहुत जो है उसको संभाल लेना है, उसमें मिस नहीं करना है। और रीडिंग आपको बता ही रखी है अभी, 6ठी क्लास वाली एनसीईआरटी, ठीक है, या फिर आर एस शर्मा वाली किताब, इसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है। यस शुभम, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सोसाइटी की बात होगी, नोट करके लिखें जरा आप, 2-4 इंफॉर्मेशन लिख लें नोट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता से 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं, लिखें, पूर्ण शवाधान, कंप्लीट ब्यूरियल, पूर्ण शवाधान, कौमा, आंशिक शवाधान, एवं कलश शवाधान। कलश, अस्थियों को कलश में रहकर जो प्रवाहित करते हैं हम नदियों में, कलश शवाधान। ठीक है, ये तीनों आप देखोगे आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। जैसे दफनाना आप देखोगे अलग अलग धर्मों में प्रचलित है। आंशिक समाधान आप देखोगे पारसिक समाज में प्रचलित है। किसी ऊंचाई, मृत्यु के बाद किसी ऊंचाई पे वो सबों को छोड़ देते हैं, ठीक है, और ठीक है, कुछ पशु पक्षी वगैरह, जो पक्षियां वगैरह होती हैं, उन सबों के कुछ हिस्सा लेते हैं, वैसा मान्यता प्रचलित है उसमें। और जलाने के बाद अस्थियों को किसी बर्तन में या कलश वगैरह में रह के नदियों में या कहीं प्रवाहित करना। तीनों तरह के साक्ष्य मिलते हैं हमें हड़प्पा से। इसी में लिखें आप कि सर्वाधिक प्रचलित था कलश शवाधान, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन लिखें, लिखे पूर्ण समाधान में, पूर्ण समाधान में वस्तुओं के साथ दफनाए जाने की भी परंपरा, दफनाए जाने के साक्ष्य, वस्तुओं के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। ठीक है, अब वस्तुओं में भी भिन्नताएं हैं, कहीं पे कुछ, कहीं कहीं पे कुछ कीमती धातु वगैरह भी है, पत्थर भी है, वरना सामान्यतः बर्तन वगैरह है, ठीक है, उसमें भी भिन्नताएं हैं। यानी
हो सकता है कुछ मान्यता प्रचलित रही हो कि मृत व्यक्ति जो होता है अपने साथ चीजों को यूज करता हो, ठीक है, पुनर्जन्म वगैरह के संकेत की बात की जाती है ऐसा, तो ये एक नोटिस करने वाली बात है इसमें। इसी में लिखें आप, हड़प्पा से ताबूत में दफनाए जाने के साक्ष्य, हड़प्पा से ताबूत में दफनाए जाने के साक्ष्य, ठीक है, जो कॉफिन होता है उसमें दफनाए जाने के हड़प्पा से प्रमाण मिल रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग है। एक और इंफॉर्मेशन लिख लो आप, लोथल से महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण, इनके बारे में जैसे महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, दो पुरुषों को भी एक साथ दफनाया गया है, ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं। तो किस तरह की प्रथा रही होगी तो हम कह तो सकते नहीं उसके बारे में हम, है ना, ठीक है, कुछ भी दावे से नहीं कह सकते हैं, बट ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे दर्जनों इंफॉर्मेशन है, कहां सिर उत्तर की दिशा में है, कहां सिर दक्षिण की दिशा में है, कहां सिर पूरब की दिशा में है, ठीक है, कहां बच्चों को दफनाया गया है, तो कहां, ठीक है, जो एक दफनाया गया उसमें मतलब पत्थर के वो निशान मिल रहे हैं सिर पे, मतलब तो ऐसे करके ना भरे पड़े होते हैं इंफॉर्मेशन। रोपड़ से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या, मतलब मोहनजोदड़ो से ताबूत का साक्ष्य क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे भी सवाल उठा दिए जाते हैं। तो जब आप ऐसे फैक्ट्स पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि जो विविधता अंतिम संस्कार में, जो भारतीय समाज की आज भी एक विशेषता है, पुनर्जन्म के संकेत जो कहीं ना कहीं आज भी हम मान के चलते हैं जाने अनजाने की, ठीक है, दूसरा जन्म तो होता ही होगा, है ना, मतलब पुनर्जन्म के संकेत, है ना। और एक दो ऐसे इंफॉर्मेशन हो गया हमारे। कुछ पूछना चाह रहे थे क्या आप? हाँ बोलिए। तो महिला क्वेश्चन है कि महिलाएं एवं पुरुषों के एजुकेशन को लेकर कुछ भेदभाव रहा होगा हड़प्पा में क्या? अच्छा, जितनी बात मैंने बताई उसके आधार पे मैं क्या कह सकता हूं, मुझे बताओ तुम जरा। नहीं कह सकता हूं ना, तो तुम्हें आंसर तो पता ही, तुमने पूछा क्यों फिर मुझसे? हाँ? कैसे बताऊं मैं? जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। शुरू में ये बात मैंने कह दी कि भाई ये कैसे कोई कह सकता है, इतने सारे स्कॉलर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, हम तो उनकी बातों को बस समराइज करके आपके सामने रख रहे हैं। तुम बाद में पूछना, तुम्हारा रूल क्लियर है ना, हमारा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्लास के बाद तुम पूछोगे, ठीक है, तुम नोट करते रहना अपना। अच्छा पूछ लो, नहीं मानेगा ये, पत्रकार बनेगा ही बनेगा ये, मैंने कितनी बार कहा है। हाँ, हाँ। अभी कह रहे हैं कि हड़प्पा में तो अलग अलग वर्ग दिख रहे हैं तो भेदभाव पॉसिबल है, तो हमने सोसाइटी के पहले पैराग्राफ में क्या लिखाया? संकेत मिलते हैं ना, हमने क्या बताया? शायद, ऐसा प्रतीत होता है, अनुमान लगाया जाता है, संकेत। इसमें पूछने के स्कोप ही नहीं, बहुत सिंपल है भाई हड़प्पा। देखो जहां समस्या है ना, बंटवारा किसने करवाया? गांधी जी ने करवाया, नेहरू जी ने करवाया, कुछ लोग आरोप लगाते हैं समाजवादियों ने करवाया, मार्क्सवादियों ने करवाया, जिन्ना ने करवाया, अंग्रेजों ने करवाया। वहां बहुत तरह की बातें, तो वहां स्कोप बहुत है, यहां तो कुछ स्कोप ही नहीं है, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस मैं कह रहा हूं संख्या इंफॉर्मेशन के नहीं बढ़ाना, बस इतना कह रहा हूं मैं भी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको ना थोड़ा पीटी और मेंस दोनों के नेचर को, क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करना, शुरू से मैं गाइड किया, पढ़ते रहोगे तो आप एक आइडिया लग जाएगा आपको। वैसे हड़प्पा के सवाल बनने योग्य होते हैं, हमने ये बताया था पीटी में भी, एक दो वर्षों के अंतराल पे क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है इसमें, और बनने योग्य होते हैं हड़प्पा के सवाल, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है ना, 4-5 सवालों में जैसे हड़प्पा के एक सवाल बन जाएंगे हमारे, वो बन जाएंगे, मतलब
जो हम लोग सोर्स वगैरह लेके चल रहे हैं उसी से बन जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं आपको, और आर्य शर्मा वाली किताब, इसके बाद नहीं कुछ भी। ठीक है, तो मतलब हमेशा रखना, कोई भी संभावना आ जाए, बस साक्षी नहीं है तो हम क्या करें उसमें, कैसे इंटरप्रेट करें उसको हम, बस यहीं पे क्या होता है, जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत मेंस दे रहा होता है सब्जेक्टिव वाले, उनको फ्रीडम मिल जाती है, थोड़ा सेंस आ जाता है, 5-7 इन्फॉर्मेशन हो गए, इन्फॉर्मेशन को लेकर लिखने की जिसको कला आ गई वो अपनी बात बना करके हिस्ट्री को जो यूज करना सीख लेता है, उसके लिए हिस्ट्री में फिर बहुत ज्यादा, एंशिएंट हिस्ट्री में मैक्सिमम अनुमान ही चलता है। संभवतः, प्रतीत, ऐसा अलग अलग व्याख्याएं होती रहती हैं उसमें। मतलब तो जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हड़प्पन इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, सोसाइटी पे तो वैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पाई कला के बारे में और धर्म के बारे में। चलिए पहले धर्म को ले लेते हैं, फिर कला की बात करेंगे। लेकिन आप हड़प्पाई धर्म, क्योंकि अंतिम संस्कार ना नॉर्मली धर्म का हिस्सा होता ही है कहीं पे भी, है ना, लेकिन हड़प्पाई धर्म, देखो जब भी हम धर्म की बात करते हैं आज के हिसाब से देखें तो कौन कौन से संप्रदाय हैं भारत में। एक, क्योंकि आज और हजारों साल की परंपरा की बात करें तो हिंदू बहुल समाज है ये, बट बहुलवादी समाज है धर्म के हिसाब से भी। अलग अलग धार्मिक विश्वास वाले लोग समाज में पहले भी हैं, आज भी हैं। हड़प्पाई संकेत भी आपको यही मिलेंगे जो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, एक बहुलवादी समाज है। हिंदू समाज की हम बात करें, चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको बौद्ध, जैन, हिंदू, इन्हीं सब धार्मिक गतिविधियों की चर्चा आपको मिलने जा रही है ना। तो धर्म की जब भी हम बात करते हैं तो अब जो नास्तिक उनको तो छोड़ दिया जाए भाई, जो आस्तिक वगैरह हैं, किन देवी देवताओं की आराधना होती होगी, प्रकृति पूजा रहा है या नहीं रहा है। मतलब जैसे कभी धर्म लिखने के लिए भी आ जाए तो कौन से 5-7 बिंदु हम पकड़ेंगे उसमें, हम संप्रदायों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, प्रकृति पूजा के बारे में, जैसे हमने कहा पुनर्जन्म, कुछ अंधविश्वास वगैरह के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। अब जैसे मन के जो मिलते हैं, ऐसा माना जाता है वो ताबीज वगैरह का भी काम करते होंगे। ठीक है, जो मन के मिलते होंगे, है ना, ठीक है, वो कितना मतलब इसमें ताबीज वगैरह के रूप में उसको यूज किया जाता होगा। आ रही बात समझ में सभी को? तो ऐसे भी प्रचलित हो सकते हैं। फिर अंतिम संस्कार की बात हो सकती है। फिर धर्म में क्या होता है, पूजा स्थल, कोई था नहीं था, हम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं हम। पूजा स्थल होगा तो कोई पूजा कराने वाला वर्ग भी होगा, पुरोहित वर्ग भी होगा। कोई धर्म ग्रंथ की भी बात हो सकती है, पूजा पाठ की पद्धति की बात हो सकती है। मतलब जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं हम लोग। यस ना, समझ में आ रही बात सभी को? बहुत सिंपल है, हम रोज देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको हम। तो जब भी हम धर्म की बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में और मिडिवल हिस्ट्री में, तो संप्रदायों के बारे में, ठीक है, देवी देवताओं के बारे में, प्रकृति पूजा के बारे में, अंधविश्वास वगैरह के बारे, अंतिम संस्कार, पूजा पद्धति, पुरोहित वर्ग, पूजा स्थल, कोई धर्म ग्रंथ, ठीक है, ये सब मोटे तौर पे इसके सार होते हैं। कभी पूछा जाए इस काल में धर्म के बारे में बताएं, आपको 7-8 पॉइंट्स बस ध्यान रह जाएंगे इसमें से। उसी स्ट्रक्चर पे मैं भी आपको, जैसे हड़प्पा कालीन धर्म, इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा ताम्रपाषाण, फिर वैदिक कालीन धर्म, बुद्ध काल तो धर्म के लिए जाना ही जाता है, और भी चीजों के लिए तो धर्म की ही बात करेंगे वहां हम। आगे उतना फर्क नहीं पड़ता, फिर गुप्त कालीन धर्म की बात करेंगे हम, है ना, आपसे ऐसे करके हम अलग अलग काल में धर्म। जो पहले दिन मैंने बताया था आपको कि संस्कृति में किन किन तत्वों को लेते हैं, हमने बताया था कला, ठीक है, साहित्य, धर्म, ये 3 ऐसे पहलू हैं, और थोड़ा बहुत विज्ञान से संबंधित जानकारी, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में अभी भी पूछे जा रहे हैं। पहले दिन क्लियर कर दिया था आपको। हर टॉपिक में, जैसे हड़प्पा है, वैदिक काल है, हर काल में इस पे जैसे मैं जितना बताऊंगा नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी, जो सोसाइटी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उससे थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होंगे। आप भी जब किताब पढ़ोगे
तो ये वाला खंड आएगा तो थोड़ा रुक करके उसे और ध्यान से, क्लियर सभी को ना मैसेज? इतना ही, यानी समझो हर टॉपिक में एक चौथा हिस्सा आपको किताब में भी थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है। ये भी 2-3 साल में ट्रेंड बदल गया, इसलिए थोड़ा राजनीतिक इतिहास वगैरह भी अब जानना जरूरी हो गया है। सिलेबस का हिस्सा लेकिन पहले से है, वरना सारे के सारे सवाल यही कला धर्म साहित्य वगैरह पे ही रह रहे थे, उसके इर्द गिर्द। अभी भी 7 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन जो था वो कल्चर ओरिएंटेड था पीटी में, पिछले साल भी, उसके पहले साल भी। तो इसको मैं कल्चर कहता हूं भाई, ये पढ़ना है आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा का सिलेबस ही संस्कृति और विरासत हमने बताया आपको, ठीक है? तब भी वहां आपको ये चीजें बहुत यूजफुल होनी है ना। लिखो आप जरा धर्म के बारे में। लिखो आप, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ठीक है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, या निम्नलिखित अनुमान लगाए संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, वर्तमान समय की तरह कौन कौन से धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थे हम उसके बारे में दावे से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन साक्ष्यों से हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत सी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। बहुत सी गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। ठीक, एक खाका हमने सेफ लाइन अपना रख लिया, जो है भी तरीका यही है ना। अब लिखें आप कि देखिए अगला पॉइंट लिखिए, मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर योगी की मुद्रा में, मतलब योग वाली मुद्रा हो गई। योगी की मुद्रा का मतलब मत समझिएगा कि आज चुनाव का आखिरी चरण है तो मैं कुछ कह रहा हूं, ठीक है? कुछ फर्क भी नहीं पड़ना, अब तो यहां पे आप वोट देने में नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है ना? ठीक है, तो योगी की मुद्रा में विभिन्न पशुओं से घिरे हुए ठीक है, एक व्यक्ति की आकृति मिलती है। इसकी तुलना कुछ विद्वानों ने, या इसकी तुलना, कुछ विद्वान छोड़ दीजिए आप, इसकी तुलना शिव के
आरंभिक रूप से की जाती है या आद्य रूप से की जाती है? प्रोटो। अब जैसे एक तरफ बैठा हुआ हाथी, बाघ, एक तरफ है गैंडा, भैंसा, पैर के नीचे दो हिरन है ना, मतलब छोटी छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो हम पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को भी याद रखना शुरू कर देते हैं हम। बहुत सारे पशुओं से घिरा हो, तो हो सकता है पशुपति वाली अवधारणा रही हो। पशुओं के मतलब कह नहीं सकते हम। योगी की मुद्रा में तो हो सकता है कोई मतलब योग वगैरह प्रचलित रहा हो, ध्यानवान, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एक ब्रिटिश स्कॉलर ही है मार्शल, उन्होंने इसे प्रोटोसिवा कहा था सबसे पहले, जो जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजी के प्रमुख थे। अंग्रेजों ने जो बात कह दिया उसे ले लेते हैं कहीं जहां हमें सुविधा के हिसाब से लगती है, ठीक है। तो भाई उसने कहा तो हमने ले ली बात, ठीक है ना। तो शिव के आरंभिक स्वरूप जैसे हमने शुरू में कह दिया, कुछ लोग कहते हैं कि कोई चमत्कारिक टाइप का व्यक्ति रहा हो, कोई जादूगर रहा हो, ऐसा भी कुछ लोग, जैसे 12वीं वाली एनसीईआरटी में कहा गया है। तरह तरह की संभावना है, तो हमें सारी संभावना पे जाना भी नहीं है। एक मिलती जुलती बात जो थोड़ी लोकप्रिय बात है वो हमें रखना है ना। आगे लिखें आप। हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में कुबड़ वाले बैल, हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में कुबड़ वाले बैल, जो शिव का नंदी बैल होता है ना, कुबड़ वाले बैल, कौमा, लिंग एवं योनि के साक्ष्य, शिवलिंग की जो पूजा होती है ना, के भी मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। देखिए आगे चलकर इन सब का संबंध शिव से दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलकर इन सब का संबंध शिव से दिखाई पड़ता है। ठीक है, दिखाई पड़ता, हम दावे से नहीं कह सकते कि वही सेम होगा, कुछ और भी व्याख्याएं हो सकती हैं इसकी, है ना। लिखने में धर्म जो है ना बड़ा नाजुक मसला है, इसके शोध को लेकर के भी ना बड़ी सारी समस्याएं, इंटरप्रिटेशन वगैरह होती है। तो एक समझ बनानी है कि मुझे किस रास्ते पे बढ़ना है, आगे उसी रास्ते पे बढ़ना है आपको। आप एकेडमिक में बिल्कुल भी नहीं हो, एक संतुलित दृष्टिकोण, ठीक है, आपको लेना है और आगे चलना है। तो हिंदू संप्रदाय से जैसी विशेषताएं मिलती, तो हो सकता है उस तरह का कोई संप्रदाय प्रचलित रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, शिव जैसे देवता की पूजा के कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे नंदी बैल और कुबर वाले बैल में बड़ी सिमिलैरिटी है, बड़ी संख्या में मिल रही है। लिंग और योनि जैसी आकृति बड़ी संख्या में मिली है अलग अलग स्थलों से, तो आज भी ये कॉमन पूजा पाठ की पद्धति में है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें। विभिन्न मोहरों से देवियों के आराधना के भी संकेत मिलते हैं। ठीक है, देखें जैसे हड़प्पा में एक देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है।
देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, एक मुहर पे बना हुआ ये भी, ठीक है, दिखाया गया है। संभवतः पृथ्वी का या धरती का देवी के रूप में महत्व रहा हो। ठीक है, महत्व रहा हो। ऐसे और भी, जैसे हड़प्पा में एक मुहर है, उसमें पीपल के वृक्ष के दो टहनियों के बीच में एक देवी की आकृति बनी हुई मुहर पे, और नीचे बड़ी संख्या में लोग सिर झुकाकर। तो इससे पीपल के वृक्ष के बारे में भी कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिसका एक महत्व रहा होगा समाज में। क्योंकि देखो, एक तो साइंटिफिक महत्व होता है, तो जब किसी चीज का वैज्ञानिक महत्व हो और आपके पास बहुत प्रमाण नहीं हो तो आप उसे आस्था से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस दौर में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें पीपल को महत्व दिए जाने के संकेत मिलते हैं। ये भी एक जैसे एग्जाम्पल है, तमाम विद्वान इस बात को मानते हैं। तो हम क्या देखते हैं, देवी पूजा, ठीक है, देवताओं की पूजा के संकेत हम ले सकते हैं। जैसे हमने बताया थोड़ी देर पहले, मिट्टी की बड़ी संख्या में मातृदेवी, बड़ी संख्या में मातृदेवी है ना, तो हो सकता है कि किसी न किसी रूप में आम लोगों के धार्मिक विश्वास का वो भी हिस्सा रहा हो। दो एग्जाम्पल हमने लिया, आगे लिखें आप। देखिए, साक्ष्यों से पीपल, जल, पशु, अग्नि इत्यादि के भी धार्मिक महत्व के संकेत मिलते हैं। संकेत मिलते हैं। संभवतः प्रकृति पूजा का प्रचलन रहा हो। देखो, एक ह्यूमन नेचर है कि हम कहीं फंस जाए, मान लो मतलब कोई बाढ़ ही आ गया हो, ठीक है ना, और खूब बारिश हो रही हो, मतलब मूसलाधार, या कुछ विस्फोट हो जाए, बादल विस्फोट, या कोई और आपदा आ जाए, तो हम फिर किसी न किसी अज्ञात शक्ति को ही हम याद, जो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। किसी भी समाज में प्रचलित होता है ये, कोई ऐसा नहीं कि मतलब, पर आज आप देखोगे, जैसे अपने यहाँ देखोगे ना, एक नैरेटिव्स हम लोग का आज राष्ट्र को बांधने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे विविधता में एकता को बहुत ज्यादा हम महत्व देते हैं, प्रेम है, सहिष्णुता, जो सच्चाई भी है, वैसे ही प्रकृति पूजा हम कहते हैं ना, हजारों साल से हम प्रकृति को महत्व देते आ रहे हैं, हम वो देश हैं। तो कभी कभी आप देखोगे, जैसे मेंस राइटिंग में ना, हम कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर पहले से पता होते हैं कि हमें ये लिखना है, हमें राइटिंग में साबित इसकी तरफ ले जाना है अपनी राइटिंग को। धीरे धीरे थोड़ा आप भी समझोगे इस बात को, कुछ बौद्धिक मैनेजमेंट है ये, ठीक है, राइटिंग के दौरान कि अच्छा, ये 5-7 स्ट्रक्चर है जहां हमारे देश के तमाम प्रधानमंत्री, वर्तमान से लेकर पहले, सब एक रास्ते पे एक बात कह रहे हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे शोध वगैरह में वो सब चीजें झलकती हैं, तो हम राइटिंग में भी उन सबको स्पेस, हम उसी का एक ये भी एंगल है। आगे लिखो आप। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिका के साक्ष्य तथा कालीबंगा में अग्नि वेदिका के नजदीक
कालीबंगा में अग्नि वेदिका के नजदीक पशु के हड्डियों के प्रमाण, पशु की हड्डियों के साक्ष्य, ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है बलि प्रथा किसी रूप में प्रचलित रही हो, पशु बलि का है, ठीक है। और चूंकि अग्नि वेदिकाएं अलग से जैसे यज्ञ वगैरह के लिए या हवन वगैरह के लिए जो वेदिकाएं बनती हैं वैसी वेदिकाओं के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट मे बी कि मतलब कुछ पूजा पाठ उस तरह की प्रचलित, जैसे हमने कहा ना धार्मिक विविधता है, सभी जगह से नहीं मिल रहे हैं, आगे अनुसंधान हो सकता और मिले, बट इतना तो तय है कि जब अग्नि का ज्ञान इंसान को हुआ होगा तो भाई वो इतना बहुपयोगी ज्ञान है कि इसने जीवन को बदलने की क्षमता है इसके अंदर। हमने बताया ना पीछे वाले क्लास में अग्नि के ज्ञान के बारे में आपको, तो उससे कई सारी, ठीक है, आप देखोगे चुनौतियों का समाधान, जीवन बहुत सुगम होगा। तो ऑब्वियस है श्रद्धा का एक भाव अग्नि को लेकर के मतलब, ठीक है, रहा ही होगा समाज में। आगे लिखें आप, देखिए अंतिम संस्कार के साथ वस्तुओं को दफनाने की प्रथा अंतिम संस्कार के साथ वस्तुओं को दफनाने की प्रथा पुनर्जन्म का संकेत हो सकती हैं। ठीक है, या ये भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन रहा होगा और व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, या ये भी कई बार होता है श्रद्धा से कि भाई इनका बहुत प्रिय रहा है तो सब इनके साथी से हम, ठीक है, अनुमान की बात है ना, संकेत हो सकती हैं इसी में। लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में ताबीज जैसी वस्तुओं के साक्ष्य अंधविश्वास के प्रचलन की ओर इशारा करते हैं।